हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम 22 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर करने से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि हम क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं। इससे हमारी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है। मीन्स अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और सपोज दैट हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर सेम लैंग्वेज में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो हमें इससे क्या बेनिफिट होगा कि हम उसको बेहतर तरीके से और थोड़ा सा जल्दी हम उसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और हम अपने समय को बचा लेंगे। ठीक है, 22 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 23वां क्वेश्चन सीडीपी का। ओके, तो ये है आपका 23 क्वेश्चन। इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी किस प्रकार से वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि आप सीटेट जो देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक। ठीक है, और फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की जो क्लास होती है वो होती है प्राथमिक कक्षा। ठीक है, कौन सी होती है? प्राथमिक कक्षा। तो अगर आप प्राइमरी लेवल पर बच्चे को किस प्रकार का वातावरण दें जिससे क्या हो, वो प्रभावी रूप से, प्रभावी मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख ले। ठीक है, तो फिर अब आ जाते हैं, हमारे 4 ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि जहां शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए। देखो अक्सर क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो हम सीधे एक लाइन में पढ़कर चले जाते हैं। ये हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, शब्दों का धीरे धीरे अर्थ निकालना होता है। देखो अगर सीटेट को अच्छे नंबर लाना है, सीटेट को बेहतर तरीके से पास करना है, तो हमें 2 चीज़ें समझना पड़ेंगी। पहली चीज़, हमें निगेटिव कीवर्ड समझना पड़ेंगे कि कौन सा निगेटिव कीवर्ड है, और सेकंड चीज हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है एक अधिकारवादी। ठीक है, आपको एक बात पता होगी कि पहले के समय में जब गुरुकुल्स थे तो गुरुजी जो होते थे वो पेड़ के नीचे बैठते थे ऊंची जगह पर, और जो छात्र होते थे वो नीचे बैठते थे। तो उस समय जो शिक्षा दी जाती थी वो एकाधिकारवादी शिक्षा होती थी। कौन सी शिक्षा होती थी? एकाधिकारवादी शिक्षा होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ गुरुजी कुछ ना कुछ कह रहे होते थे, ज्ञान दे रहे होते थे, और बच्चे जो थे वो निष्क्रिय रूप से सिर्फ सुनते थे। अगर वो बच्चे कुछ कह देते थे गुरु से, तो गुरु क्या कहते थे कि इन्होंने मेरा अपमान कर दिया। तो ये जो एकाधिकारवादी शिक्षा थी ना, ये पुराने समय की शिक्षा थी। लेकिन अब हम कौन सी शिक्षा पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा कोई डाउट है तो हम पूरे तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड से हम टीचर से कह सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं पता, मैम मुझे ये नहीं पता। मतलब अधिकार सिर्फ टीचर का नहीं रह गया है, अधिकार यहाँ पर चाइल्ड का भी हो गया है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन अपने आप में रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव कीवर्ड आ गया है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड आ गया? निगेटिव कीवर्ड, कि शिक्षिका एकाधिकारवादी है। नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एकाधिकार आपने नहीं दिखाना है, आपने क्या करना है, बच्चे को साथ लेकर चलना है। ठीक है, आप बच्चे को साथ लेके कैसे चल सकते हैं? आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन करना है, बच्चे ने उसका आंसर करना है, फिर बच्चे ने अगर कोई डाउट है वो डाउट भी पूछना है। कुल मिलाकर बच्चे ने क्लास में एक्टिव रहना है। ठीक है, सक्रिय रहना है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं। अगर आप एकाधिकार दिखाओगे अपना, तो बच्चा क्या होगा, बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा, बच्चे का क्लास में मन नहीं लगेगा और बच्चा बिल्कुल कुछ भी अच्छे से नहीं सीख पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रभावी रूप से सीख पाए। तो अगर प्रभावी रूप से सीखेगा तो आपने बच्चे को भी एक्टिव करना है और स्वयं भी एक्टिव रहना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा नेगेटिव कीवर्ड, तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, और हमेशा आदेश देती है। अब एक बात बताइए, आप बच्चे को आदेश कैसे दे सकते हैं? आप कौन हैं? आप कोई राजा हैं? आप कोई मंत्री हैं? नहीं ना, आप एक शिक्षक हैं। और शिक्षक क्या होता है, एक फैसिलेटर होता है। फैसिलेटर मीन्स क्या होता है, सुविधा प्रदान दाता। जब आप सीटेट पढ़ोगे तो आपने उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा कि टीचर कौन होता है, फैसिलेटर होता है, सुविधा प्रदान दाता होता है, हेल्पर होता है, ना कि आदेश देने वाला कोई राजा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बच्चे को बिल्कुल भी आदेश नहीं देना। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि बताओ अगर हम ऐसा करें तो क्या ठीक रहेगा? तो बच्चा कहेगा हाँ सर ठीक रहेगा, हाँ मैम ठीक रहेगा। इससे पता है क्या बेनिफिट होगा, बच्चा आपकी क्लास में सक्रिय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको आदेश नहीं देना। तो एक ही लाइन में हमें 2 निगेटिव कीवर्ड मिल गए। ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही कट गया है। देखो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ या ज़्यादा डिटेल में जा रही हूँ, तो यकीन जाने मेरे एक्सप्लेनेशन से आपका माइंड डेवलप होगा, मीन्स आपका एक नज़रिया बनेगा कि हमें सी टेट के क्वेश्चंस को, सी टेट के ऑप्शंस को किस तरह से डिकोड करना है। ओके, अब देखिए दूसरा ऑप्शन है आपका, जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। देखो सीटेट जो है वो आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इस सेकंड ऑप्शन में आधी बात पॉजिटिव वे में कही है, मतलब सकारात्मक रूप से कही है, और आधी बात निगेटिव रूप से कही है, मतलब नकारात्मक रूप से कही है। इन्होंने कहा है कि जहां शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका सेंस ये बन रहा है कि जो शिक्षिका है वो बच्चों को या सीखने के लिए क्या कर रही है, गाइड कर रही है। लेकिन जस्ट यहाँ के बाद इन्होंने नकारात्मकता दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या कहा कि विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। आपने न्यू एजुकेशन 2020 जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 है, उसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को सक्रिय रखो। सक्रिय मीन्स होता है एक्टिव रखना। आपने क्या करना है, बच्चे को सक्रिय रखना है। लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है कि निष्क्रिय करने की अपेक्षा करती है। भाई आपने बच्चे को निष्क्रिय नहीं करना है, आपने बच्चे को सक्रिय करना है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पता चला कि निष्क्रिय क्या है, यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड है। ठीक है, निष्क्रिय क्या है, निगेटिव कीवर्ड। मैं आपको क्वेश्चन को डिकोड करना सिखा रही हूँ, क्वेश्चन को पढ़ना सिखा रही हूँ। और साथ के साथ अगर आप सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपकी एक बेहतरीन रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कहता है, जहां मूल रूप से पठन कौशल और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। देखो आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, अगर हम धरातल के लेवल पे देखें तो किस चाइल्ड को अच्छा समझा जाता है, जिसके ज्यादा नंबर आते हैं। ठीक है, जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो हमारे समाज के, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था के महान लोग हैं, जो शिक्षा शास्त्री लोग हैं, अगर इसे सही तरीके से कहा जाए तो जो शिक्षित वर्ग है, वो कहता है कि बच्चे की कुशलता का, बच्चे की योग्यता का कोई भी संबंध बच्चे के नंबरों से नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्जाम वाले दिन उसकी तबीयत सही ना रही हो सकता है वो क्वेश्चन को उतने बेहतर तरीके से समझ ना पाया हो सकता है उसको नंबरों के पीछे भागने का शौक ना हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना कि सी टेट में किसी भी तरह से हमें नंबरों को वैल्यू नहीं देनी है। हमें बच्चे की क्रिएटिविटी पर वैल्यू देनी है, उसके दिमाग की उड़ान पर वैल्यू देनी है, वो किस तरह से चीज़ों को समझ रहा है, अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, या समाज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, या क्लासरूम में इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्तियों को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह से व्यक्त करना है, हमें उस पर बल देना है। ठीक है, क्योंकि ये सीटेट की रिक्वायरमेंट है, ये बुद्धिजीवियों की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इस तरह से ये वाला आपका क्या है, यहाँ पर अंक प्राप्त करने के लिए जोर नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड, ये ऑप्शन भी अपने आप कट हो गया है। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, सी टेट में एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल नोट कर लो कि नंबरों के पीछे नहीं भागना। ठीक है, और क्या नहीं करना है, आपने दो बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना है। क्लियर, कुछ बातों को फोकस रखना है, बच्चों को निष्क्रिय नहीं करना है। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि आपने 3 ऑप्शंस काट दिए। अब हमारे पास में इकलौता एक ऑप्शन बचा है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। ये कहता है जहां विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात आपको कैसी लग रही है कि आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं? हम क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, जहां पर आप प्राथमिक कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हो, वहां पर आप क्या करेंगे, बच्चे की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। देखो सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं और संवेगात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं। सामाजिक आवश्यकता ये है कि क्लासरूम में अगर 25 बच्चे हैं तो बच्चा 2500 बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करे, उनके सामने अपनी बात रख पाए, उनकी बात को समझ पाए, ये उसकी सामाजिक आवश्यकता है। आपने क्या करना है, उसका सामाजिक विकास। और संवेगात्मक आवश्यकता क्या हो सकती है, जैसे आपने बच्चे को क्लासरूम में कुछ समझाया, कोई प्रैक्टिकल कराया, कोई प्रयोग कराया, अब बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन टीचर का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। ठीक है,
टीचर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा सख्त है। अब बच्चा कंफ्यूज है कि भाई मैं सर से पूछूं या ना पूछूं, वो मेंटली थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर क्लासरूम में लगातार या फिर उसको लगातार क्लासरूम में प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं, लगातार कंपटीशन कराया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसके माइंड में क्या हो जाता है कि हीन भावना विकसित हो जाती है, बच्चे के अंदर कमतरी का भाव विकसित हो जाता है और वो बेहतर तरीके से नहीं सीख पाता। उसके संवेग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, बच्चों की सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है और लगातार इन पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें डी ऑप्शन में मिली, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। देखो कई बार ऐसा होता है यूथ में कुछ ऑप्शंस गलत होते हैं, मतलब आपको पता उसमें लिखा होगा कि डी ऑप्शन राइट है, लेकिन कई बार सी सही होता है, डी सही होता है, तो थोड़ा सा अपने अवेयर रह के इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां। ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जाती है। देखो प्रभावशाली विद्यालय कौन सा है, आपको सबसे पहली बात याद रखनी है कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा रहे हो, तो लेवल समझ आ गया प्राइमरी। और प्राइमरी में भी सबसे प्रभावशाली सबसे पावरफुल विद्यालय कौन सा हो सकता है, जहां बच्चे को स्वतंत्रता हो, डिसिप्लिन के नाम पर बच्चे को शोर शराबा करने से मना ना किया गया हो, बच्चों को एक कतार में बैठने को ना कहें, बच्चा अपना क्वेश्चन ना कर पाए, या फिर इस तरह का होता नहीं टीचर कहते हैं कि पहले ये बात सुन लो फिर बोलना, ये भी गलत बात है। बच्चा अगर बोल रहा है उसको बोलने दो, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती है, आप बच्चे को अगर शांत करेंगे तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये कोई डिसिप्लिन का अंग नहीं है, कोई ये आपका अनुशासन का अंग नहीं है। ठीक है, बच्चा जो कर रहा है उसे करने दो, बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये होता है प्रभावशाली वातावरण। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता, बच्चा अपनी बात कह पाए, बच्चा आपसे क्वेश्चन कर पाए और बच्चा अपनी बात को समझा पाए। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रभावशाली विद्यालय। अब आप बताइए कि एक प्रभावशाली विद्यालय आप कैसे बनाएंगी, या फिर आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सेट कर सकती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जा सकती है। क्या आप बच्चे को इनाम देंगी और सजा देंगी। देखो आप अगर यूपी टेट दे रहे हो, यूपी टेट यूपी का अगर दे रहे हो आप, तो आप उसमें इनाम और सजा को सही मान सकते हैं, लेकिन जो सी टेट है सेंट्रल का, ठीक है, ये क्या कहता है कि बच्चे को आप इनाम दो, यानी कि पुरस्कार दो, पुरस्कृत करो, लेकिन आंशिक रूप से करो। इसमें क्या बेनिफिट होता है, जब हम बच्चे को कोई चीज आंशिक रूप से देते हैं तब बच्चे को उस इनाम की वैल्यू बहुत कम लगती है, तो बच्चा सीखने के लिए सीखता है, ना कि इनाम के लिए सीखता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देंगे तो बच्चा फिर इसलिए गिफ्टों के पीछे भागना शुरू करेगा, वो इसलिए नहीं सीखेगा चीज़ों को कि उसके लिए हेल्पफुल हैं या फिर उसको सीखना चाहिए, नहीं, वो इसलिए सीखेगा क्योंकि उसको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बच्चे को बहुत ज़्यादा इनाम नहीं देना है और बच्चे को बहुत ज़्यादा सजा नहीं देनी है। देखो सी टेट में तो तुम इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो कि बच्चे को आप इनाम या सजा दोगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा। देखो प्रतिस्पर्धा माने होता है कंपटीशन कराना। आप अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कंपटीशन की भावना उसके अंदर विकसित कर दोगे, हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपना प्रतिद्वंदी समझेगा, तो भैया वहाँ पर समानता की बात कहाँ आ रही है, वहाँ पर एक दूसरे के सहयोगात्मक भावना नहीं आएगी, बच्चे के अंदर फिर कंपटीशन की भावना आएगी। तो ठीक है, फिर कंपटीशन में जो विनर होगा वो तो पॉजिटिव वे में जाएगा, लेकिन जो बच्चे हारेंगे उनके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, और नकारात्मकता का सीधा मतलब होता है हीन भावना, और हीन भावना जो है वो अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, हीन भावना क्या करती है, अधिगम में बाधा उत्पन्न करती है। तो आपने क्या करना है, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना। देखो प्रतिस्पर्धा जो है ना वो सी टेट का निगेटिव कीवर्ड है, अगर कहीं पर प्रतिस्पर्धा आ जाता है तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। क्लियर, अगर आपके पास में बहुत कम समय बचा है और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, तो फिर क्या किया करो, आप निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड के बेसिस पे भी अगर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं तुलनात्मक मूल्यांकन। देखो तुलनात्मक मूल्यांकन एक टीचर नहीं कर सकता। देखो टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। आप सिंपल सी बात है, आपने 2 स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करी या फिर आपने 2 स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करा, अब आप फर्स्ट स्टूडेंट से कहते हैं कि अरे ये बच्चा बहुत होशियार है और तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, तुम मंदबुद्धि हो, ठीक है, और हम बुद्धिजीवी हैं। तो भाई आप ये बताओ, उस बच्चे के अंदर हीन भावना विकसित हुई? वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। बच्चा आपसे पढ़ाई नहीं करेगा, वो आपसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। तो कभी भी बच्चे के साथ तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना है, ठीक है। तुलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? ये भी नकारात्मक होता है और इससे डीमोटिवेशन आता है बच्चे के अंदर, और वो बिल्कुल चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाता, वो संज्ञानात्मक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो तुलनात्मक मूल्यांकन क्या है? सीटेट का एक निगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। देखो मैं बार बार आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ कि कौन सा निगेटिव कीवर्ड है और कौन सा पॉजिटिव कीवर्ड है। एक कॉपी बना लो फटाफट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक में नेगेटिव कीवर्ड्स लिख लो, एक में पॉजिटिव कीवर्ड्स लिख लो, लेकिन थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि कई जगह पर अगर हल्का सा निगेटिव दिया है और बाकी पूरी लाइन पॉजिटिव है तो हमें उसकी तरफ जाना पड़ता है। क्लियर? अब आपका डी ऑप्शन आता है सहयोगात्मक अधिगम। देखो सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है? सहयोगात्मक अधिगम में ये होता है कि आपकी क्लास में अगर 25 स्टूडेंट्स हैं तो आपने क्या करा, 5 स्टूडेंट्स के पेयर बना दिए, ठीक है। 5 बच्चों के क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, और उस 5 बच्चों के ग्रुप में एक बच्चे को लीडर बना दिया। अब नेक्स्ट डे उस बच्चे को लीडर के पद से हटा के अगले बच्चे को लीडर बना दिया। अब वो बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कोई प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी नई चीज़ को सीख रहे हैं, तो वो उसे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। उनके अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान आएगा, एक दूसरे के लिए सहयोग आएगा, और प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, एक दूसरे से तुलना खत्म हो जाएगी, एक दूसरे से बैर खत्म हो जाएगा, एक दूसरे से ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई सिर्फ ग्रुप बनाने से काम नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, बारी बारी से प्रत्येक ग्रुप में जाना है, उस ग्रुप की समस्याओं को सुनना है और उनका समाधान करना है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना सहयोगात्मक अधिगम, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। और अगर आप सहयोगात्मक अधिगम कराएंगे तो आपकी क्लास जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी और बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए डी जो है राइट आंसर, आप इसका डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंतरिक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? देखो आंतरिक का मतलब होता है अंदर, ठीक है, आंतरिक का मतलब अंदर, और स्वतः का मतलब होता है खुद से। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे आंतरिक ऐसी बात चल रही है कि मैं घूमने जाऊं, तो भाई ये बात आपने स्वतः रूप से सीखी, मतलब खुद से सीखी या खुद से कही। तो और स्फूर्त, स्फूर्त का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है। स्फूर्त का मतलब आप यहाँ पर एक्टिव लगा लीजिए, ठीक है। प्रेरणा मतलब मोटिवेट होना, का उदाहरण कौन सा है? मतलब आप ये समझो कि एक बच्चा है, ओके, आपका एक स्टूडेंट है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेरित है, मतलब सेल्फ मोटिवेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा बच्चा है जो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट है, सेल्फ, ठीक है, स्प्रूत है? तो आप देख लीजिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड, मैंने आपको अंकों के लिए मना करा था, भाई अंकों के पीछे नहीं भागना है, सीटेट आपको परमिशन नहीं देता कि आप ग्रेड के पीछे भागो या फिर अंकों के पीछे भागो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव कीवर्ड, हमें पहली लाइन में मिला है। अच्छे अंक लाने के लिए प्रयोग करता है। देखो अच्छे अंक लाने के लिए प्रयोग नहीं, अगर वो प्रयोग इसलिए करता कि मैं देखना चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या होता है, या मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं अगर इन 2 केमिकल्स को मिलाऊंगा तो रिएक्शन कैसा होता है, वो टीचर के सहयोग से उस प्रयोग को करता है, उसका रिजल्ट जानना चाहता है, तो यहाँ पॉजिटिविटी हो जाती। लेकिन बेचारा प्रयोग कर रहा है और ग्रेड लाने के, तो बहुत गलत बात है। ओके, ये आपका रॉन्ग हो गया है, हम इसे कट कर देते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रहा है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। बिल्कुल सही, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या है? बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है, ओके, वो क्या बोलते हैं उसको, जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, ठीक है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है,
तो वो किस लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग क्या होगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया हमारा सस्पेक्टेड, इसमें कोई भी हमें नेगेटिव कीवर्ड अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की क्लास पसंद नहीं आती। अच्छा आप ये बताओ, आप एक तरफ बात कर रहे हो प्राइमरी एजुकेशन की, फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक की, ठीक है, और दूसरी तरफ आप थ्योरी की बात कर रहे हो। भाई ये कोई ऐसी क्लास नहीं है, ये हायर स्टडीज़ की क्लास नहीं है जहाँ पर आप बच्चे को थ्योरी पढ़ाएंगे। नो नथिंग, आपने थ्योरी पढ़ानी ही नहीं है। और जब आपने थ्योरी पढ़ानी नहीं है तो फिर थ्योरी का यहाँ पर काम क्या है, इसलिए ये कट हो गई। और दूसरी बात, अगर थ्योरी पढ़ाई भी तो बच्चे को पसंद क्यों नहीं आई, फिर टीचर में कमी है, तो फिर इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। ये तो बहुत गलत बात हो गई। देखो, बच्चे के अंदर दिखावे की भावना आपने विकसित नहीं करनी। बच्चा सिर्फ इसलिए प्रयोग करे ताकि उस अपने ये जान सके कि इसका परिणाम क्या है, या फिर मैं ये सीखना चाहता हूँ, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो टीचर को प्रभावित करना चाह रहा है स्टूडेंट, तो फिर उसके अंदर फिर स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा हुई नहीं। स्वतः तो फिर खत्म ही कर दो, आंतरिक खत्म कर दो, स्वतः खत्म कर दो, फिर तो ये बाहरी दिखावा हो गया। वो अंदर तो उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, टीचर को इम्प्रेस करने से क्या फायदा। ये बात यहाँ पर गलत, अनलॉजिकल, कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात में, ठीक है। तो आपका जो सस्पेक्टेड था वही राइट हो गया, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, ओके। अब देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है। अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह क्वेश्चन को डिकोड करना है, ओके। संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि, हमें कौन सी विधि ढूंढनी है, संरचनावादी शिक्षा शास्त्रीय विधि ढूंढनी है, क्लियर। अब देखो, विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु का नोट्स बना रहे हैं। आई थिंक ये तो ऐसी बात हो गई कि बिल्कुल हायर स्टडीज़ की क्लास चल रही है, भाई मास्टर साहब आए और उन्होंने अपना लेक्चर दिया और बहुत समझदार बच्चे हैं, उन्होंने नोट्स बना दिए। नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है ना वो बहुत छोटा है। बच्चा है आपका क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक का। तो भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी लेवल पर आप व्याख्या तो कर नहीं सकते हो, सबसे बड़ा ब्लेंडर यहाँ आ गया। और सेकंड चीज, बच्चा नोट्स नहीं बना सकता। सिर्फ प्राइमरी लेवल पर आप बच्चे को सिखा सकते हो, ठीक है, आकर उसे लेक्चर नहीं दे सकते, वरना बच्चा बोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई हायर स्टडीज़ की क्लास नहीं है। देखो, अगर यहाँ पर बात हो रही होती कि बच्चा ग्रेजुएशन में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, टीचर आया, टीचर ने लेक्चर दिया, व्याख्यान करा, बच्चे ने नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है। तो ये फिर क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आपने व्याख्या नहीं करनी और बच्चों ने नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं। देखो, सबसे बढ़िया बात ये है कि चलो ठीक है, उच्च स्वर में कर रहे हैं, कर लेने दो, बच्चे को हम फुल आज़ादी देते हैं। लेकिन ये अंश क्यों याद करा रहा है, नहीं, आप अंश याद क्यों करा रहे हैं, आप याद कराने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मतलब हमने इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, सिर्फ इसलिए कि आप बच्चे को कुछ रटाओ मत, आप बच्चे को रट्टाफिकेशन ना कराओ, कंठस्थीकरण मत कराओ, बच्चा हमारा सीखे। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ ला रही है, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है हमारी एजुकेशन को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए कि बच्चा सीखे, ना कि रटे। लेकिन आप बार बार कह रहे हो याद करना, कंठस्थीकरण करना, नोट्स बनाना। भाई ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने की हो गई। अब हमारा मॉडर्न ज़माना क्या कहता है कि भाई हमको याद नहीं करना, हमें सिर्फ चीज़ों को सीखना है, समझना है, प्रयोग करना है, हमें याद नहीं करना। तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव कीवर्ड। यकीन जाने ये सारी क्लासेस अटेंड करने के पास में आपको इतने कीवर्ड मिल जाएंगे निगेटिव और पॉजिटिव कि आपके 10-12 नंबर तो निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड से बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा दे। फिर याद कर, भाई नहीं करना है याद। एनसीईआरटी 2005 कहता है याद मत करो, एनसीईआरटी 2020 कहता है कि याद मत करो, एनईपी 2020 कहती है कि याद मत करो, हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा व्यवस्था कहती है याद मत करो, ओके।
तो हमें क्या है, याद नहीं करना है, रटाना नहीं है, कंठस्थीकरण नहीं कराना, हमने बच्चे को सिर्फ चीज़ों को समझाना है। ओके, तो ये भी हमारा कट गया। क्यों? क्योंकि हमने याद नहीं कराना। और देखो परीक्षा, जो परीक्षा वर्ड है ना, परीक्षा हो गई, अंक हो गए, ग्रेड हो गए, याद कराना हो गया, कंठस्थीकरण कराना हो गया, भाई ये सारे निगेटिव कीवर्ड हैं। ओके, क्या है? निगेटिव कीवर्ड। अब भैया एक इकलौता बच्चा, ये तो सही हो गई। देखो ऑफलाइन में सबसे ज्यादा मदद वाली क्या बात है, सबसे ज्यादा अच्छी क्या बात है, आपने इतने सारे ऑप्शन मिल रहे होते हैं, आप वहीं पर 3 गलत करके एक सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन क्या है, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता या कहती है। अब देखो, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। भाई जब आप एक तरफ आप संरचनावादी शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं, तब आपको समकालीन मुद्दों को देखना पड़ेगा। समकालीन मुद्दे कौन से होते हैं, पहले ये समझो। देखो समकालीन मतलब जो इस समय चल रहे हैं। जैसे क्या मुद्दे चल सकते हैं, जो हमारी पॉलिटिक्स में चल रहा है, जो हमारी ज्योग्राफी में चल रहा है, ठीक है, या जो हमारे समाज में घटित घटनाएं। आपने क्या करना है, उन सारी चीजों को बच्चे के साथ डिस्कस करना है, क्लासरूम में चर्चा करनी है, बात विवाद कराना है बच्चे से। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे की सोच का दायरा बढ़ेगा, बच्चे के चिंतन का दायरा बढ़ेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए ये राइट आंसर है। ठीक है, देखो चर्चा पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, चर्चा क्या है, पॉजिटिव कीवर्ड है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, 27वां क्वेश्चन है। मैं इसे थोड़ा सा और पास कर देती हूँ, आप लोगों को पढ़े। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया या फिर रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई सीटेट की उर्दू बहुत अच्छी, मानना पड़ेगा। मतलब देखें तो क्या क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रवैया, रुख, रुख जिंदगी का मोड़ लिया ऐसा, रुख। अब देखिए ऑप्शन क्या होते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका मतलब रवैया का मीनिंग होता है रास्ता, तरीका। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्लासरूम में सकारात्मकता दिखवानी है, सकारात्मक समूह बनाने हैं, उनको भी एक्टिव रखना है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव समूह, बच्चे ज़्यादा लड़े झगड़े ना। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का एक अलग बना दिया, खराब खराब बच्चों का एक अलग। खराब तो बच्चे होते ही नहीं है ना, खराब का मतलब आप ये समझ लो उनको कम कम आता है। उनको बुद्धुओं को एक में डाल दो, इंटेलिजेंट को एक में डाल दो, ना वो इससे सीख पाएगा ना ये उससे सीख पाएगा, कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ग्रुप बनाओ जो सकारात्मक हो और एक्टिव भी हो। उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, मतलब कौन सा तरीका बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई हम ऐसा कर सकते हैं कि समूह में बातचीत को खंडित, यहाँ पर ये खंडित कहाँ से आ गया, क्या भांग खाया था सीटेड। देखो खंडित करके करते हुए सख्त बाहरी नियमों व निर्देश देना। ठीक है, मतलब पहली चीज तो आप खंडित कर रहे हो। खंडित मतलब समझते हैं ना, अलग अलग करना, टुकड़े टुकड़े कर देना चीजों को। ठीक है, जैसे अच्छा खासा एक परिवार था, ठीक है, पड़ोस वाली आंटी ने जाके आग लगा दी, अब परिवार क्या हो गया, खंडित हो गया। बड़ा बेटा अपनी वाइफ को लेकर गाँव चला गया, छोटा बेटा अपनी वाइफ को लेकर शहर चला गया, बेचारे माँ बाप घर पर पड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गया, खंडित करना होता है। ठीक है, करते हुए सख्त भारी नियमों का निर्देशन देना। भैया आप देते हुए सख्त क्या कर रहे हो, बाहरी नियमों को अपना रहे हो। पहली बात आप उसको खंडित कर रहे हो, मतलब जो बच्चे समूह में बातचीत कर रहे हैं उसको खंडित कैसे कर सकते हैं। खंडित जैसे सपोज दैट 5 बच्चों का ग्रुप है, हमने क्या करा, 5 के मुंह पर पट्टी बांध दी, ले बोलोगे ही नहीं एक दूसरे से, आपस में हो गया ना ग्रुप खंडित। और क्या करो, सख्त भारी नियम बना दो। भाई बहुत कर रहे निर्देश दे दो, तो बच्चा क्या ही सीखेगा ग्रुप में, वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, है ना। अब देखो सेकंड ऑप्शन है सरल प्रकार्यों हेतु कार्य। अब देखो सेकंड ऑप्शन है कि सरल प्रकार्य हेतु कक्षा को स्थायी क्षमता आधारित समूह में विभाजित करना। भाई देखो क्लास को आप क्षमता आधारित समूह में तो विभाजित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्थायी समूह में विभाजित क्यों करोगे। मतलब जैसे अगर बच्चा कमजोर था तो आपने उसे इंटेलिजेंट में डाल दिया, या इंटेलिजेंट से निकाल के थोड़ा सा मीडियम बच्चों में डाल दिया। अब आपने उसे स्थायी रूप से डाल दिया कि वो जिंदगी में कभी उस क्लास से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ये तो गलत बात हो गई। आपने स्थायी समूह में
नहीं डालना है, आपने स्थाई में डालना है। स्थाई मतलब समझते हो कि भैया जैसा है ये स्थाई परमानेंट तरीके से आप नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर निगेटिव कीवर्ड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ भाई, ये बात थोड़ी थोड़ी हमको सही लग रही। क्या कि आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी, एक समस्या दी, और बच्चों से कहा कि अब आपने इस समस्या का समाधान करना है, और किस तरीके से करना है, आपने बातचीत करके करना है। आप बच्चों को मोटिवेट करो, क्या मोटिवेट करो कि बच्चा आपने प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, लेकिन कैसे करनी है, बातचीत करके करनी है, ठीक है, चर्चा करके करनी है। तो यहाँ पर देखो बातचीत पॉजिटिव कीवर्ड है, तो ये आपका एक थोड़ा सा हमारा सही सही लग रहा है, सस्पेक्टेड, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूह में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना। भाई मैंने पहले ही बताया था प्रतिस्पर्धा करानी नहीं है, आपने बच्चे के साथ कंपटीशन नहीं कराना है, वरना बच्चे के माइंड में भैया हीन भावना विकसित हो जाएगी। कितनी मर्तबा कहें कि कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। ओके, दिस इज निगेटिव कीवर्ड, यह क्या है, निगेटिव कीवर्ड है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। देखें आपका राइट आंसर हो गया सी। ओके, अब देखो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुधा मतलब कई बार कुंभकार और कुंभ का एक रूपक उपयुक्त किया जाता है। बच्चे कहेंगे ओ खुदाया कितना टफ क्वेश्चन आया, कितना कठिन क्वेश्चन आया। भैया लैंग्वेज पे मत जाओ, पहले समझो कहना क्या चाह रहे हैं। कुम्हार होता है, कुम्हार, कुंभकार, कुम्हार क्या बनाता है, घड़ा बनाता है। मतलब उपमा क्या दी गई है कि कुंभ कौन है, बच्चा, मतलब कच्ची मिट्टी का कुंभ होता है ना बच्चा, उसे कुंभकार बनाने वाला जो चाहे वो बना दे, ये रूपक दिया जाता था। मतलब उपमा दी जाती थी पहले, ऐसा कहा जाता था कि बच्चा मिट्टी है कच्ची, जो चाहे वो बना लो, जैसे चाहे वैसे पकाई लो, ठीक है। जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत यानी कि जो पहले की एजुकेशन थी उसमें कुंभकार के रूप में देखती थी, किसको, शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती थी। जो कुंभ रूपी विद्यार्थी मतलब कच्ची मिट्टी का जो विद्यार्थी है उसको आकार देने का काम करता था। और वो आकार कैसे देता था, वो ज्ञान जो था वो अपना ज्ञान उसमें, मतलब मान लो एक कच्चा घड़ा, मिट्टी का बच्चा, और जो कुंभकार है वो अपना ज्ञान उसमें उड़ेल रहा है, कैसे, उसको आकार देकर, टेढ़े मेढ़े घड़े को आकार देकर, ठीक है। इस प्रकार समझा जाता था। समस्यावादी क्यों है, मतलब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है, इसमें समस्या क्यों है। भैया आप कब तक बच्चे को मानते रहोगे कि वो कच्चा घड़ा है, वो खाली दीपक है, वो कोरी स्लेट है। भैया बच्चा कोरी स्लेट नहीं है, बच्चे के अंदर बहुत कुछ पहले से है, उसने बहुत कुछ अपने घर से लेकर आया है, सीख कर आया है। भाई वो कॉन्सेप्ट पुराना हो गया कि बच्चे को ज्ञान प्रदान करो, नहीं, बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालना होता है। इसीलिए बहुत गलत बात है कि भैया बच्चा कुंभ है, टीचर कुंभकार है ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, गलत बात हो गई है। ये समस्यात्मक क्यों है हमें ये बताना। यानी अब देखें ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव देते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्या होता है, सक्रिय भागीदारी से होता है। अब देखिए बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। देखो बच्चा शिक्षक की मदद के साथ भी सीख सकता है, शिक्षक की बिना मदद के भी सीख सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो थर्ड क्या आ जाता है, अधिगम की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। कैसे नहीं आवश्यकता, बिना टीचर के बच्चा कैसे सीखेगा, गलत बात कर रहे हैं यहाँ पर ये अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तथा अधिगम भली प्रकार संपादित होगा,
तब अधिगम भली प्रकार। अरे भाई, शिक्षक ने कुछ कहा, बच्चों ने निष्क्रिय रूप से सुना, तो अधिगम प्रभावशाली कैसे होगा? जब टीचर कुछ कह रहा है और बच्चे सक्रिय रूप से सीख रहे हैं, ना कि निष्क्रिय एक्टिव होकर सीख रहे हैं, तब जो अधिगम है वो भली प्रकार होता है। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, तो फिर आपका ये वाला सही हो गया। देखो, ठीक है। अब देखो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों के कार्य में त्रुटियां, बच्चों के कार्य में त्रुटियां, जो गलतियां हैं वो क्या होती हैं? दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता तथा तुच्छता को दर्शाती। कैसे दर्शाती? भैया गलती बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े करेंगे? ये गलत बात हो गई। ठीक है, अब देखो, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती हैं। शिक्षक की तैयारी कम क्यों है? भैया हमने उसे पूरा वेतन दिया, हमने उसको पूरी तनख्वाह दी, तो उनने तैयारी कम क्यों करी? गलत बात। और देखो नेक्स्ट क्या हो भैया, यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा आप लोगों को, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है जी कोई। ठीक है, अब देखो, अध्यापक को बच्चे में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए। देखो, अगर बच्चे के अंदर निराशा है तो बच्चा उसको, अगर बच्चे के अंदर निराशा है तो टीचर उसको मोटिवेट करे। अनदेखा करने की ज़रूरत क्या है? अगर आप उसकी गलतियों को अनदेखा करोगे, अगर आप उसकी मिस्टेक्स को अनदेखा करोगे, तो वो जीवन में कुछ नहीं सीख पाएगा और बिगड़ और जाएगा। ठीक है, तो आपने अनदेखा तो भाई नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए। शिक्षक क्या करे? पूरी तरह से विश्लेषण करे। बिल्कुल सही बात भाई, विश्लेषण टीचर को ही करना है। टीचर ऑब्जर्वेशन करे, विश्लेषण करे, और क्या करे? बच्चों से विचार विमर्श करे। बिल्कुल सही, बच्चों से कहे कि बच्चा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों ना हुआ, अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस तरह का विचार विमर्श अगर टीचर स्टूडेंट से करेगा तो भैया बच्चे के अंदर चिंतन विकसित होगा। ठीक है, और जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चे की त्रुटियां जो होती हैं ना, वो सीखने का एक अंग होती हैं, ना कि टीचर की गलती या बच्चे की ये छोटी सोच या फिर कुछ भी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन क्या है? 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? समालोचनात्मक चिंतन मतलब बहुत ही ज्यादा चिंतन की बात हो रही। बच्चा क्या कर रहा है? आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है कि भाई टीचर ने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, लेकिन सर अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होना चाहिए था, ये तो आप गलत कह रहे हो, या बुक में गलत लिखा है, या फिर ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। ये जो उल्टी खोपड़ी चलाते हैं ना स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं समालोचनात्मक चिंतन। ठीक है, इसका क्या करना है? संवर्धन मीन्स बढ़ाना। ठीक है, क्या करना है? संवर्धन करना है। तो कैसे करोगे? विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना और सहपाठियों से चर्चा करना। बहुत चालू चीज है जैसे सीटेट। देखो इनने क्या कहा? चर्चा करना। अब तो आप कहोगे कि पॉजिटिव कीवर्ड आ गया, लेकिन नहीं, ये पाठ्य पुस्तक निगेटिव कीवर्ड है आपका सीटेट में। ठीक है, क्यों? पाठ्य पुस्तक, बच्चे को पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ानी है आपने, बिल्कुल बच्चे को खुद सीखना है। पाठ्य पुस्तक बच्चे के लिए नहीं है प्राइमरी लेवल पर, पाठ्य पुस्तक टीचरों के लिए प्राइमरी लेवल पर, इतना समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और सवाल पूछना। बिल्कुल सही, विद्यार्थियों को कहो कि वो अपनी मर्जी से टॉपिक चूज कर लें। विषय का मतलब वो नहीं है सब्जेक्ट हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, नहीं। विषय मतलब कोई भी टॉपिक अपने आप से समस्या निकालो, चूज करो और फिर उस पर चर्चा करो। जब विद्यार्थी अपनी पसंद का टॉपिक लेकर आएंगे तो उनका चर्चा में ज़्यादा मन लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आप डालो सस्पेक्टेड में। ठीक है, किसमें? यार आज हमें ढक्कन का ध्यान नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं। व्याख्या विधि का प्रयोग, फिर व्याख्या विधि क्यों हायर एजुकेशन में बच्चा बीए कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, जो आप उसको बार बार व्याख्या देने की बात कर रहे हैं? नो, बच्चा प्राइमरी लेवल पर है, यहाँ पर व्याख्याएं नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो ये हो गया आपका गलत। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यस्मरण करना। प्रत्यस्मरण करना मतलब याद करना, गृह कार्य देना, उत्तर लिखना नहीं, आपने बच्चे को सिर्फ समझाना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।